अगर आज पूरी दुनिया का पैसा अचानक बराबर बराबर बांट दिया जाए तो यकीन मानिए कुछ ही सालों में वही लोग फिर से अमीर बन जाएंगे और वही लोग फिर से गरीब। सवाल यह नहीं है कि पैसा किसके पास है, सवाल यह है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। यही वह सच है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। इसी वजह से वे जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर महसूस करते हैं। सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती, मेहनत बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बनती। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है लेकिन अंदर लगातार एक डर रहता है कि अगर इनकम रुक गई तो क्या होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस खेल के रूल्स हमेशा से हमारे सामने थे लेकिन हमें कभी सिखाए ही नहीं गए। यही वजह है कि यह किताब दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है और इसमें छिपा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो पहली बार सुनते ही आपकी मनी, इकोनॉमी और वेल्थ को लेकर पूरी सोच बदल सकता है। इस समरी को अंत तक देखने के बाद आप सिर्फ पैसे को नहीं समझेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि वेल्थ वास्तव में कैसे बनती है, लोग फाइनेंशियल डिसीजंस में बार बार गलती क्यों करते हैं और बदलती इकोनॉमी में खुद को आगे कैसे रखा जाता है। फिर जब अगली बार आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो वह इमोशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग से लेंगे और यही फैसला आने वाले वर्षों में आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो में आगे एक ऐसा सिद्धांत आएगा जो एक बार समझ में आ गया तो शायद आप कभी भी पैसे को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर पैसा वास्तव में है क्या। चैप्टर 1, व्हाट इज मनी रियली। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए दिखाई दें तो क्या आप सच में अमीर बन जाएंगे? पहली नजर में जवाब होगा हाँ। लेकिन अगर उसी समय पूरे देश के हर इंसान के अकाउंट में भी उतने ही पैसे आ जाएं तो क्या होगा? क्या अचानक पूरी दुनिया अमीर बन जाएगी या फिर सिर्फ चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? यही वो सवाल है जिसे बहुत कम लोग पूछते हैं। सच यही है, मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, सिर्फ पेपर नहीं है और सिर्फ डिजिटल बैलेंस भी नहीं है। मनी एक विश्वास है, एक ऐसा ट्रस्ट जिसे पूरी सोसाइटी मिलकर स्वीकार करती है। जिस दिन यह ट्रस्ट खत्म हो जाता है उसी दिन सबसे बड़ी करेंसी भी सिर्फ एक बेकार कागज बन जाती है। फर्क यहीं पैदा होता है। ज्यादातर लोग मनी को गोल समझते हैं जबकि असल में मनी सिर्फ एक टूल है, एक ऐसा टूल जो वैल्यू को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब टूल को ही डेस्टिनेशन बना दिया जाता है तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू होती है। हजारों साल पहले लोग पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस समय लोग बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। अगर किसी किसान के पास गेहूं था और उसे कपड़े चाहिए थे तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती थी जिसके पास कपड़े हों और जिसे गेहूं चाहिए हो। सोचिए, यह कितना मुश्किल सिस्टम था। अगर सामने वाले को गेहूं नहीं चाहिए होता तो ट्रेड ही नहीं हो पाता, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि हर ट्रांजैक्शन बहुत स्लो और कॉम्प्लिकेटेड था। तब इंसानों ने एक कॉमन मीडियम बनाया जिसे हर कोई स्वीकार करे। पहले यह काम नमक, जानवर, सीपियां और बाद में गोल्ड और सिल्वर ने किया। आखिरकार पेपर मनी आया और आज डिजिटल मनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन चाहे फॉर्म बदल गया हो, मनी का पर्पस आज भी वही है, वैल्यू को आसानी से एक्सचेंज करना। याद रखिए, मनी खुद वेल्थ नहीं है। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन उनसे खरीदने के लिए मार्केट में कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं बचती। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान स्किल्स रखता है, बिजनेस बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और लोगों की जिंदगी आसान बनाता है तो वह लगातार वेल्थ क्रिएट कर सकता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मनी और वेल्थ के बीच। मनी सिर्फ वेल्थ को मेजर करने का एक तरीका है, जबकि वेल्थ वह रियल वैल्यू है जो इंसान दुनिया के लिए क्रिएट करता है। एक डॉक्टर लोगों की हेल्थ इंप्रूव करता है, एक इंजीनियर ब्रिजेस बनाता है, एक फार्मर फूड उगाता है और एक एंटरप्रेन्योर हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करता है। यही असली वेल्थ है। मनी तो सिर्फ उस वैल्यू का रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर मनी सिर्फ ट्रस्ट है तो सरकारें इसे प्रिंट क्यों करती हैं? क्या जितना चाहे उतना पैसा छाप देने से हर कोई रिच नहीं हो सकता? सुनने में यह आसान लगता है लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर मार्केट में गुड्स और सर्विसेज उतनी ही रहें और मनी सप्लाई अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा पैसा कम चीजों का पीछा करेगा।
इसका रिजल्ट होता है इन्फ्लेशन, यानी वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं कि सरकार और पैसे क्यों नहीं छाप देती, तो वे इकोनॉमी के सबसे महत्वपूर्ण रूल को इग्नोर कर रहे होते हैं। वेल्थ प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बनती। वेल्थ तब बनती है जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनोवेशन होता है और लोग ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसकी जरूरत दूसरों को हो। यही कारण है कि कुछ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के बावजूद बहुत रिच हैं, जबकि कुछ देशों के पास ऑयल, गोल्ड और मिनरल्स होने के बाद भी लोग गरीब हैं। वजह साफ है, रिसोर्सेज अकेले वेल्थ नहीं बनाते। नॉलेज, सिस्टम्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रस्ट वेल्थ बनाते हैं। अगर किसी इकोनॉमी में लोग नई कंपनीज शुरू कर सकते हैं, नए आइडियाज ला सकते हैं और फेयर रूल्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन जहां सिर्फ मनी पर फोकस होता है और वैल्यू क्रिएशन पर नहीं, वहां ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है। सच यही है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मनी चेस करते रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि लोग उन्हें पैसे देंगे क्यों। मार्केट किसी को उसके टाइम के लिए नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू के लिए रिवॉर्ड करता है। अगर दो लोग एक ही जगह 10 घंटे काम करें, तो जरूरी नहीं कि दोनों की इनकम बराबर हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसने ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व की। यही वजह है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक स्किल्ड सर्जन, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर या एक क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर कई लोगों से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा वैल्यू को रिवॉर्ड करता है, सिर्फ मेहनत को नहीं। अब यहां एक और बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि सेविंग ही वेल्थ का सबसे बड़ा रास्ता है। सेविंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे जमा करना वेल्थ नहीं बनाता। अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा रहे और उसकी बाइंग पावर हर साल इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जाए, तो आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, भले ही आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ता दिखाई दे। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला रूल यह नहीं है कि ज्यादा पैसा कमाओ। पहला रूल है यह समझना कि मनी कैसे काम करता है और वेल्थ वास्तव में कहां से आती है। जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन फाइनेंशियल डिसीजंस बदलने लगते हैं। याद रखिए, मनी एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। अगर आप उसे कंट्रोल करेंगे तो वह आपकी जिंदगी आसान बनाएगा, लेकिन अगर मनी आपकी सोच को कंट्रोल करने लगे, तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा दूर ही रहेगी। और यहीं से शुरू होती है वह सबसे खतरनाक गलती जो करोड़ों लोग हर दिन बिना जाने करते हैं। उन्हें लगता है कि जो बातें उन्होंने बचपन से मनी के बारे में सुनी हैं, वही अंतिम सच है। लेकिन क्या होगा अगर उन्हीं मान्यताओं में सबसे बड़े झूठ छिपे हों? क्या होगा अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह आपकी इनकम नहीं, बल्कि आपके दिमाग में बैठे मनी मिथ्स हों? यही सवाल अगले अध्याय का दरवाजा खोलता है, क्योंकि असली लड़ाई पैसे की नहीं, बल्कि उन गलत विश्वासों की है जो लोगों को सालों तक गरीब बनाए रखते हैं। चैप्टर 2, द मिथ्स दैट कीप पीपल पुअर। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है, दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की है और दोनों ही हर दिन मेहनत करते हैं। 10 साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुका है, जबकि दूसरा आज भी महीने के आखिर में बिल्स भरने की चिंता कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ लक इसका कारण है, या फिर कुछ ऐसे विश्वास हैं जो एक इंसान को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे को वहीं रोक देते हैं? सच यही है, हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अक्सर पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि मनी के बारे में हमारी गलत सोच होती है। बचपन से हमें कई ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो सुनने में सही लगती हैं, लेकिन असल दुनिया में वही बातें हमें धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देती है। फर्क यहीं पैदा होता है। अमीर और गरीब के बीच सबसे पहले बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि बिलीफ सिस्टम का अंतर होता है। सबसे पहला मिथ है कि अगर तुम बहुत मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर अमीर बन जाओगे। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत कभी वेल्थ की गारंटी नहीं देती। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा अमीर मजदूर, किसान और दिन रात शारीरिक मेहनत करने वाले लोग होते। रियलिटी यह है कि मार्केट मेहनत के घंटों को नहीं, बल्कि उस वैल्यू को रिवॉर्ड करता है जो आप क्रिएट करते हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे गड्ढा खोद सकता है, जबकि दूसरा 8 घंटे में ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करें। दोनों ने समान समय दिया, लेकिन वैल्यू अलग थी, इसलिए इनकम भी अलग होगी। याद रखिए, टाइम बेचकर आप इनकम कमा सकते हैं,
लेकिन वैल्यू क्रिएट करके आप वेल्थ बना सकते हैं। दूसरा मिथ है कि अच्छी जॉब ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। यह सोच आज भी लाखों लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। जॉब बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड करती है तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। सोचिए, अगर अचानक कंपनी बंद हो जाए, इकोनॉमी स्लो हो जाए या टेक्नोलॉजी आपकी स्किल को रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना ऐसा है जैसे पूरी इमारत सिर्फ एक पिलर पर खड़ी हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब आती है जब आपके पास स्किल्स हों, इन्वेस्टमेंट्स हों, एसेट्स हों और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनने लगे। नौकरी शुरुआत हो सकती है लेकिन मंजिल नहीं। तीसरा मिथ है कि सेविंग ही वेल्थ है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा बैंक में जमा होगा उतना ही सुरक्षित भविष्य होगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की बाइंग पावर कम कर रहा है तो सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बैंक में रख दिए और अगले 10 साल तक उन्हें वहीं छोड़ दिया। बाहर से लगेगा कि आपके पास अभी भी 10 लाख हैं, लेकिन उन पैसों से खरीदी जाने वाली चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। यानी आपका मनी दिखाई तो उतना ही देगा, लेकिन उसकी ताकत कम हो चुकी होगी। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ सेव नहीं करते, बल्कि अपने मनी को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो समय के साथ ग्रो कर सके। चौथा मिथ है कि डेट हमेशा बुरा होता है। यह आधा सच है और आधा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं जिनकी वैल्यू हर दिन घट रही है तो वह बैड डेट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करने, स्किल सीखने या इनकम जनरेट करने वाले एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच समझकर डेट लेता है तो वही डेट भविष्य में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि डेट है या नहीं, सवाल यह है कि डेट आपको गरीब बना रहा है या अमीर बनने में मदद कर रहा है। पांचवा मिथ है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच लोगों के लिए होती है। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। लोग पहले रिच बनने का इंतजार करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करने की सोचते हैं, जबकि सच इसका उल्टा है। लोग इसलिए रिच बनते हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया। छोटे अमाउंट से शुरू की गई कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट समय के साथ बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वह छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है जो सालों तक रिपीट किए जाते हैं। याद रखिए, टाइम अक्सर मनी से ज्यादा पावरफुल एसेट होता है। एक और बड़ा मिथ यह है कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। रियलिटी यह है कि इनकम बढ़ने के साथ अक्सर लाइफस्टाइल भी महंगा हो जाता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। नई सैलरी आते ही नई कार, बड़ा फोन, महंगे रेस्टोरेंट्स और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट यह होता है कि इनकम बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ती। यही वजह है कि कई हाई इनकम वाले लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं। दूसरी तरफ कुछ एवरेज इनकम वाले लोग स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से धीरे धीरे बड़ी नेटवर्थ बना लेते हैं। फर्क सैलरी का नहीं, हैबिट्स का होता है। सच यही है, सोसाइटी अक्सर हमें दूसरों को इंप्रेस करने के लिए स्पेंड करना सिखाती है, लेकिन वेल्थ बिल्ड करने वाले लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और बाद में लग्जरी। गरीब लोग इनकम मिलते ही कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जबकि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। यही छोटी सी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। वेल्थ बाहर से दिखने वाली महंगी चीजों का नाम नहीं है। वेल्थ वह फ्रीडम है जिसमें आपको हर महीने सिर्फ बिल्स भरने के लिए भागना न पड़े। सबसे खतरनाक मिथ यह है कि इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है, यह आम आदमी के समझने की चीज नहीं है। इसी सोच की वजह से लोग मनी, टैक्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक्स से दूर भागते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप इकोनॉमी को नहीं समझेंगे तब भी इकोनॉमी आपके जीवन को हर दिन प्रभावित करेगी। चाहे ग्रोसरी का बिल हो, होम लोन की ईएमआई हो, सैलरी की वैल्यू हो या आपके इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर, हर जगह इकोनॉमिक रूल्स काम कर रहे होते हैं। इसलिए इन कॉन्सेप्ट से डरने के बजाय उन्हें समझना सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज बन सकता है। फर्क यहीं पैदा होता है। जब आप इन मिथ्स को सच मानते हैं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी गलत दिशा में चली जाती है। लेकिन जिस दिन आप इन झूठे विश्वासों को पहचान लेते हैं, उसी दिन वेल्थ क्रिएट करने का असली रास्ता खुलने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वेल्थ सिर्फ मेहनत, सेविंग या बड़ी सैलरी से नहीं बनती, तो आखिर बनती कैसे है?
आखिर दुनिया के सबसे सफल लोग और कंट्रीज वेल्थ क्रिएट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है, जहां हम समझेंगे कि वेल्थ वास्तव में पैदा कैसे होती है और क्यों कुछ लोग लगातार अमीर होते जाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं। चैप्टर 3, हाउ वेल्थ इज एक्चुअली क्रिएटेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वेल्थ कैसे बनाता है, तो शायद आपका जवाब होगा ज्यादा पैसा कमाकर। लेकिन जरा रुकिए और एक दूसरा सवाल सोचिए। अगर वेल्थ सिर्फ ज्यादा पैसा होने का नाम है, तो फिर सरकारें हर नागरिक को करोड़ों रुपए क्यों नहीं दे देती? क्या पूरी दुनिया एक ही दिन में अमीर नहीं बन जाएगी? सच यही है, वेल्थ कभी प्रिंट नहीं की जा सकती। मनी प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन वेल्थ हमेशा क्रिएट करनी पड़ती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे मनी और वेल्थ को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। मनी सिर्फ एक्सचेंज का मीडियम है, लेकिन वेल्थ वह रियल वैल्यू है जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती है। फर्क यहीं पैदा होता है। जिस इंसान को यह अंतर समझ आ जाता है, उसकी फाइनेंशियल थिंकिंग हमेशा के लिए बदल जाती है। सोचिए, अगर एक शहर में कोई फार्मर नहीं हो, कोई डॉक्टर नहीं हो, कोई इंजीनियर नहीं हो, कोई टीचर नहीं हो और कोई बिजनेस ओनर भी ना हो, लेकिन हर इंसान के पास करोड़ों रुपए हों, तो क्या वह शहर अमीर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेल्थ का मतलब सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि गुड्स, सर्विसेज, नॉलेज, स्किल्स और प्रोडक्टिविटी है। जब कोई फार्मर खाना उगाता है, वह वेल्थ क्रिएट करता है। जब कोई डॉक्टर किसी की जान बचाता है, वह वेल्थ क्रिएट करता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर ऐसी कंपनी बनाता है जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तब वेल्थ क्रिएट होती है। याद रखिए, वेल्थ हमेशा वैल्यू क्रिएशन से पैदा होती है, सिर्फ मनी ट्रांसफर से नहीं। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों के पास 10-10 लाख रुपए हैं। राहुल उस पैसे से एक लग्जरी कार खरीद लेता है। अर्जुन उसी पैसे से एक ऐसा बिजनेस शुरू करता है जो हर महीने प्रॉफिट कमाता है। 5 साल बाद राहुल की कार की वैल्यू आधी रह जाती है, जबकि अर्जुन का बिजनेस लगातार इनकम जनरेट कर रहा होता है। दोनों ने समान पैसा खर्च किया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग निकला। क्यों? क्योंकि राहुल ने लायबिलिटी खरीदी और अर्जुन ने एसेट बनाया। यही वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा रूल है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं जो भविष्य में कैश फ्लो जनरेट करें, जबकि ज्यादातर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हर महीने उनके पॉकेट से पैसा निकालती रहती हैं। सच यही है, इकोनॉमी में वेल्थ तब बढ़ती है जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर एक फैक्ट्री पहले एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनाती थी और अब टेक्नोलॉजी की मदद से 1000 प्रोडक्ट बनाने लगी, तो सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, पूरी इकोनॉमी ज्यादा वेल्थी बन जाती है, क्योंकि अब कम रिसोर्सेज में ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही है। यही कारण है कि इनोवेशन किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक नया आइडिया लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकता है। एक नई टेक्नोलॉजी पूरे इंडस्ट्री को बदल सकती है। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन पेमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज ने सिर्फ कंपनीज को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी को बदल दिया। वेल्थ वहीं बनती है जहां प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। अब सोचिए कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज क्या बेचती हैं। कई बार वे फिजिकल प्रोडक्ट भी नहीं बेचती, वे इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म या सर्विस बेचती हैं। इसका मतलब साफ है कि आज की इकोनॉमी में सबसे बड़ी वेल्थ अक्सर दिमाग से बनती है, सिर्फ हाथों की मेहनत से नहीं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि फिजिकल वर्क की वैल्यू कम है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि नॉलेज और इनोवेशन प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि स्किल आज की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। याद रखिए, मार्केट किसी को उसके डिग्री के लिए रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट उस इंसान को रिवॉर्ड करता है जो रेयर और वैल्यूएबल स्किल लेकर आता है। अगर आपकी स्किल ऐसी है जिसे लाखों लोग चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए वेल्थ बिल्ड करने का पहला इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने ऊपर होना चाहिए। नई स्किल्स सीखना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी समझना और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका रिटर्न कई बार किसी भी एसेट से ज्यादा होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, वेल्थ अकेले नहीं बनती, वेल्थ कोलैबोरेशन से बनती है। जब हजारों लोग मिलकर अलग अलग स्किल्स के साथ काम करते हैं, तभी बड़ी कंपनीज और मजबूत इकोनॉमीज बनती हैं। एक मोबाइल फोन को ही देख लीजिए, उसके अंदर का चिप किसी दूसरे देश में बनता है, डिजाइन कहीं और होता है, सॉफ्टवेयर किसी और टीम ने बनाया होता है
और असेंबली किसी तीसरे देश में होती है। लाखों लोगों की मेहनत मिलकर एक प्रोडक्ट तैयार करती है। यही मॉडर्न इकोनॉमी की ताकत है। इसलिए जितना ज्यादा कोई व्यक्ति या बिजनेस दूसरों के साथ मिलकर वैल्यू क्रिएट करता है, उतनी ही तेजी से उसकी वेल्थ बढ़ती है। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग या किसी फास्ट स्कीम से वेल्थ बन जाएगी। रियलिटी बिल्कुल अलग है। ऐसे तरीके मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट नहीं करते। लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा पेशेंस, प्रोडक्टिविटी और वैल्यू क्रिएशन का रिजल्ट होती है। दुनिया के सबसे सफल बिजनेसेस रातों रात नहीं बने। उन्होंने सालों तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, ट्रस्ट बनाया और लगातार इंप्रूव होते रहे। सच यही है, ओवरनाइट सक्सेस अक्सर कई वर्षों की इनविजिबल हार्डवर्क का परिणाम होती है। अब एक और सवाल उठता है, अगर वेल्थ वैल्यू क्रिएट करने से बनती है, तो फिर कुछ कंट्रीज तेजी से आगे क्यों बढ़ती हैं और कुछ पीछे क्यों रह जाती हैं? इसका जवाब है इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, इनोवेशन और फ्रीडम टू क्रिएट। जहां लोगों को नए आइडियाज पर काम करने, बिजनेस शुरू करने और फेयर कंपटीशन का मौका मिलता है, वहां वेल्थ तेजी से बढ़ती है। लेकिन जहां क्रिएटिविटी रुक जाती है, करप्शन बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वहां इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए किसी देश की असली ताकत उसके पास मौजूद करेंसी नहीं, बल्कि उसके लोगों की एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू होती है। फर्क यहीं पैदा होता है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं आज ऐसी कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं जिसके लिए लोग खुशी से मुझे पे करें। यही सवाल उनकी इनकम को वेल्थ में बदल देता है। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी का इंतजार करते रहते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि मार्केट में उनकी रियल वैल्यू क्या है। याद रखिए, इनकम आपकी मेहनत से आती है, लेकिन वेल्थ आपकी सोच, आपकी स्किल्स और आपके एसेट से बनती है। और जब यह बात समझ में आने लगती है, तब एक नया सवाल सामने आता है। अगर वेल्थ बनाने के रूल्स इतने स्पष्ट हैं, तो फिर इतने सारे लोग इकोनॉमी को गलत क्यों समझते हैं? आखिर कौन सी गलतफहमियां हैं जो पूरी सोसाइटी की फाइनेंशियल थिंकिंग को प्रभावित करती हैं? यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। चैप्टर 4, व्हाई मोस्ट पीपल मिसअंडरस्टैंड द इकोनॉमी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही न्यूज में इकोनॉमी की बात होती है, ज्यादातर लोग तुरंत चैनल बदल देते हैं या सोचते हैं कि यह एक्सपर्ट्स की चीज है, हमारे समझने की नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इकोनॉमी इतनी दूर की चीज है, तो फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही आपका बजट क्यों बदल जाता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही होम लोन की ईएमआई क्यों बदल जाती है? इन्फ्लेशन बढ़ते ही ग्रोसरी का बिल क्यों बढ़ जाता है? और किसी दूसरे देश में होने वाली घटना का असर आपकी पॉकेट तक कैसे पहुंच जाता है? सच यही है, इकोनॉमी कोई अलग दुनिया नहीं है। इकोनॉमी वही दुनिया है जिसमें आप हर दिन जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उसके रूल्स को देख नहीं पाते। यही कारण है कि वे हर फाइनेंशियल चेंज पर सरप्राइज हो जाते हैं, जबकि जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, वे उसी चेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इकोनॉमी को सिर्फ गवर्नमेंट से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि इकोनॉमी का मतलब बजट, टैक्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज तक ही सीमित है। लेकिन रियलिटी इससे कहीं बड़ी है। इकोनॉमी दरअसल करोड़ों लोगों के रोज के डिसीजंस का रिजल्ट है। जब कोई फैमिली शॉपिंग करती है, कोई बिजनेस नई मशीन खरीदता है, कोई स्टूडेंट स्किल सीखता है, कोई एंटरप्रेन्योर कंपनी शुरू करता है और कोई इन्वेस्टर किसी बिजनेस में पैसा लगाता है, तब इकोनॉमी मूव करती है। यानी इकोनॉमी कोई मशीन नहीं है जिसे एक स्विच से कंट्रोल किया जा सके। यह करोड़ों इंसानों के चॉइसेस का नेटवर्क है जो हर सेकंड बदलता रहता है। याद रखिए, इकोनॉमी का सबसे पावरफुल इंजन है डिमांड और सप्लाई। अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और उसे बनाने वाले कम हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और खरीदने वाले कम हो, तो उसकी कीमत गिरने लगती है। यह रूल इतना सिंपल है कि हर दिन हमारे आसपास काम करता है, लेकिन लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। जब किसी सिटी में अच्छे हाउसेस कम होते हैं और बायर्स ज्यादा होते हैं, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाती है। जब किसी नई टेक्नोलॉजी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, तो उस इंडस्ट्री में जॉब्स और सैलरीज भी बढ़ने लगती हैं। यही इकोनॉमी का नेचुरल बैलेंस है। लेकिन फिर लोग पूछते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्यों है?
कई लोगों को लगता है कि दुकानदार बिना वजह प्राइसेस बढ़ा देते हैं। रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन्फ्लेशन कई कारणों से हो सकता है। कभी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी फ्यूल महंगा हो जाता है, कभी सप्लाई चेन टूट जाती है और कभी मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। सोचिए, अगर किसी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल पहले से महंगा मिलने लगे तो वह प्रोडक्ट भी महंगा बेचेगी। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हर सामान की कीमत पर असर पड़ेगा। इसलिए इन्फ्लेशन सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इकोनॉमी के कई पार्ट्स के एक साथ बदलने का रिजल्ट है। सच यही है, लोग अक्सर स्टॉक मार्केट को भी इकोनॉमी समझ लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर है तो वे सोचते हैं इकोनॉमी शानदार है, और अगर मार्केट नीचे है तो उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन दोनों हमेशा एक जैसे नहीं चलते। स्टॉक मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर चलता है, जबकि इकोनॉमी ग्राउंड रियलिटी पर। कई बार बिजनेसेस फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद में तेजी से बढ़ते हैं, जबकि आम लोगों को उसका असर बाद में महसूस होता है। इसी तरह कभी कभी इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है, लेकिन मार्केट पहले ही उसका अंदाजा लगाकर ऊपर जाने लगता है। इसलिए हेडलाइंस देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना अक्सर गलत साबित होता है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग जीडीपी को सीधे अपनी इनकम से जोड़ देते हैं। न्यूज में सुनते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ती, इसलिए वे सोचते हैं कि यह सब फेक है। याद रखिए, जीडीपी सिर्फ यह बताती है कि किसी देश में एक निश्चित समय में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इसका मतलब यह नहीं कि हर नागरिक की इनकम उसी स्पीड से बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी स्किल्स, करियर, इन्वेस्टमेंट्स और डिसीजंस पर डिपेंड करती है। यही कारण है कि एक ही इकोनॉमी में कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब सोचिए कि रिसेशन का नाम सुनते ही लोग डर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि रिसेशन का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। हर बड़ी रिसेशन के बाद नई कंपनीज पैदा हुई हैं, नई इंडस्ट्रीज बनी हैं और नए अपॉर्चुनिटीज सामने आए हैं। रिसेशन कमजोर बिजनेसेस को चैलेंज करता है, लेकिन स्ट्रांग बिजनेसेस और प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए नए रास्ते भी खोलता है। फर्क यहीं पैदा होता है। कुछ लोग क्राइसिस देखकर पैनिक करते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय लर्निंग, इन्वेस्टिंग और स्किल बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। कुछ साल बाद दोनों की फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सच यही है, इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का भी खेल है। जब लोगों को फ्यूचर अच्छा लगता है तो वे ज्यादा स्पेंड करते हैं, बिजनेसेस ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ग्रोथ तेज हो जाती है। लेकिन जब फियर बढ़ जाता है तो लोग स्पेंडिंग रोक देते हैं, कंपनीज हायरिंग कम कर देती हैं और इकोनॉमी स्लो होने लगती है। यानी कई बार इकोनॉमी फैक्ट्स से नहीं, एक्सपेक्टेशन से भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि कॉन्फिडेंस किसी भी इकोनॉमी का इनविजिबल फ्यूल माना जाता है। याद रखिए, अगर आप सिर्फ न्यूज हेडलाइंस के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे तो अक्सर इमोशन आपके लॉजिक पर जीत जाएगा। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग हर ब्रेकिंग न्यूज पर रिएक्ट नहीं करते। वे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट्स ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी आएंगी, इन्फ्लेशन भी आएगा, रिसेशन भी आएगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्किल्स, गुड एसेट्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमेशा वैल्यू क्रिएट करती है। इसलिए वे हर इकोनॉमिक साइकिल को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, न कि सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, इकोनॉमी कभी भी पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। दुनिया में लाखों फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इनोवेशन, नेचुरल डिजास्टर्स, कंज्यूमर बिहेवियर, ग्लोबल ट्रेड और ह्यूमन इमोशंस। इसलिए जो व्यक्ति हर चीज प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है वह अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रिंसिपल्स को समझता है वह बदलती परिस्थितियों में भी सही डिसीजंस ले पाता है। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। रूल्स को समझिए, हेडलाइंस का शोर अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगेगा। फर्क यहीं पैदा होता है, जो लोग इकोनॉमी को एक रहस्यमय पजल मानते हैं वे हमेशा दूसरों के डिसीजंस पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो लोग इसके बेसिक प्रिंसिपल्स समझ लेते हैं वे धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल खुद लेने लगते हैं। और यहीं से अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर इकोनॉमी को समझने में ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी बड़ी भूमिका निभाती है तो आखिर हमारा अपना दिमाग मनी के बारे में कैसे डिसीजंस लेता है?
क्यों कई बार हम सही जानते हुए भी गलत फाइनेंशियल चॉइसेस कर बैठते हैं। यही सबसे दिलचस्प रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है, जहां हम मनी और ह्यूमन साइकोलॉजी के उस गहरे कनेक्शन को समझेंगे जो हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को आकार देता है। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि शॉपिंग करने गए सिर्फ एक चीज खरीदने, लेकिन वापस आए तो बैग में 5 ऐसी चीजें थीं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी? या फिर कभी मार्केट ऊपर जाते देखकर जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट कर दिया और कुछ समय बाद प्राइसेस गिरते ही डरकर सब बेच दिया? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। सच यही है, फाइनेंशियल डिसीजंस का सबसे बड़ा दुश्मन पैसों की कमी नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि मनी से जुड़े ज्यादातर फैसले इमोशंस लेते हैं और बाद में हमारा दिमाग उन्हें सही साबित करने की कोशिश करता है। फर्क यहीं पैदा होता है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग सिर्फ मनी को नहीं समझते, वे अपनी साइकोलॉजी को भी समझते हैं। सबसे पहले फियर की बात करते हैं। फियर इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन मनी के मामले में यही फियर कई बार सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है, न्यूज चैनल्स नेगेटिव हेडलाइंस दिखाने लगते हैं और हर तरफ पैनिक फैल जाता है। ऐसे समय में बहुत से लोग लॉस के डर से अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। कुछ महीनों बाद मार्केट रिकवर होने लगता है और वही लोग दोबारा ऊंची कीमत पर खरीदते हैं, यानी उन्होंने लो प्राइस पर बेचा और हाई प्राइस पर खरीदा। यही साइकोलॉजी का खेल है। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज अक्सर फियर होती है, क्योंकि यह लोगों से गलत समय पर गलत डिसीजन करवाती है। दूसरी तरफ ग्रीड यानी लालच भी उतना ही खतरनाक है। जब कोई एसेट लगातार ऊपर जा रहा होता है तो लोगों को लगता है कि यह हमेशा बढ़ता रहेगा। वे बिना रिसर्च किए सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि बाकी लोग भी लगा रहे हैं। इसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। हिस्ट्री में कई फाइनेंशियल बबल्स इसी वजह से बने हैं। लोग एसेट की वैल्यू नहीं देखते, सिर्फ उसकी तेजी देखते हैं। फिर एक दिन बबल फूटता है और वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। सच यही है, अगर आपका डिसीजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, तो शायद आपने सोचना बंद कर दिया है। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए, आपको अचानक बोनस मिलता है। आपने तय किया था कि इसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रास्ते में एक नया स्मार्टफोन दिख जाता है। ऑफर लिमिटेड टाइम का है। सेल्समैन कहता है कि आज नहीं लिया तो पछताओगे। आपका दिमाग तुरंत एक्साइटमेंट महसूस करता है और इन्वेस्टमेंट की जगह परचेज हो जाती है। इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। हमारा ब्रेन आज मिलने वाली खुशी को भविष्य के बड़े रिवॉर्ड से ज्यादा महत्व देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ का त्याग कर देते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। वेल्थ बिल्ड करने वाले लोग अपने इमोशंस को डिले करना सीखते हैं। याद रखिए, मनी से जुड़ी आदतें बचपन से बननी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहां हमेशा कहा जाता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है या अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो यह बिलीफ्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। बाद में चाहे वह कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, कई बार वही पुराने बिलीफ्स उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते रहते हैं। दूसरी तरफ, अगर किसी को बचपन से सेविंग, इन्वेस्टिंग, प्लानिंग और वैल्यू क्रिएशन की सोच सिखाई जाए, तो उसके लिए वेल्थ बिल्ड करना कहीं ज्यादा नेचुरल बन जाता है। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का नहीं, माइंडसेट का भी खेल है। एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल बायस है लॉस अवर्जन। रिसर्च बताती है कि लोगों को लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से कई गुना ज्यादा महसूस होता है। इसलिए लोग कई बार गलत इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि शायद एक दिन वह रिकवर हो जाए। दूसरी तरफ अच्छी इन्वेस्टमेंट को जल्दी बेच देते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, यानी वे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और प्रॉफिट को जल्दी लॉक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में यही आदत वेल्थ बनने से रोक देती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। इसका मतलब है कि गलती होने पर उसे जल्दी स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना। सच यही है। कंपैरिजन भी फाइनेंशियल स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। सोशल मीडिया पर किसी की नई कार, नया हाउस या लग्जरी वेकेशन देखकर लोग सोचने लगते हैं कि उनकी लाइफ पीछे रह गई है। फिर वे ऐसी लाइफस्टाइल अपनाने लगते हैं जिसे अफोर्ड करने के लिए उन्हें लोन्स लेने पड़ते हैं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाता है।
याद रखिए, दूसरे लोगों की हाईलाइट रील देखकर अपनी रियल लाइफ को जज करना हमेशा गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है। वेल्थ का मतलब दूसरों को इंप्रेस करना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, इंसान अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने में बहुत माहिर होता है। अगर उसने कोई महंगी चीज खरीद ली तो वह उसके बेनिफिट्स ढूंढने लगेगा, चाहे परचेज सही हो या गलत। इसे कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने हुए डिसीजन को सही साबित करे। यही कारण है कि कई लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स से सीखने के बजाय उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी राय बदलने से नहीं डरते। अगर फैक्ट्स बदलते हैं तो वे अपना डिसीजन भी बदल देते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा इनकम से नहीं आती, वह डिसिप्लिन से आती है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी एंजॉय ना करें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हर डिसीजन से पहले खुद से पूछें, क्या यह परचेज मेरी फ्यूचर फ्रीडम को मजबूत करेगी या कमजोर? क्या मैं इमोशन में डिसीजन ले रहा हूं या लॉजिक से? यही छोटे छोटे सवाल लंबे समय में करोड़ों रुपए का अंतर पैदा कर सकते हैं। सच यही है, मनी आपके कैरेक्टर को नहीं बदलता, बल्कि उसे सामने लाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना प्लानिंग के खर्च करता है तो ज्यादा इनकम मिलने पर भी वही करेगा। अगर कोई व्यक्ति पेशेंस रखता है, सीखने के लिए तैयार रहता है और लॉन्ग टर्म सोचता है, तो छोटी इनकम से भी धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक, प्रॉपर्टी या बिजनेस में नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट में होता है। जब आपका माइंडसेट बदलता है, तभी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बदलने शुरू होते हैं। अब सोचिए, अगर आपने मनी का मीनिंग समझ लिया, वेल्थ क्रिएशन के प्रिंसिपल्स जान लिए, इकोनॉमी के बेसिक रूल्स भी समझ लिए और अपनी साइकोलॉजी पर भी कंट्रोल करना सीख लिया, तो अगला कदम क्या होगा? नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। आखिर मॉडर्न इकोनॉमी में एक आम इंसान प्रैक्टिकल तरीके से वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकता है? कौन सी हैबिट्स, कौन सी स्ट्रेटजीज और कौन से डिसीजंस उसे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण यात्रा अगले अध्याय में शुरू होने वाली है। चैप्टर 6, बिल्डिंग वेल्थ इन द मॉडर्न इकोनॉमी। जरा एक पल के लिए अपने भविष्य की एक तस्वीर सोचिए। 10 साल बाद आपके दो अलग अलग वर्जन्स खड़े हैं। पहले वर्जन की सैलरी पहले से ज्यादा है, लेकिन ईएमआई, बिल्स और एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ चुके हैं। महीने के आखिर में स्ट्रेस अब भी वैसा ही है। दूसरी तरफ दूसरा वर्जन है जिसकी इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं आती। उसके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, वैल्यूएबल स्किल्स हैं और सबसे बड़ी बात, उसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का डर नहीं है। दोनों के बीच फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं है। सच यही है, फर्क उन छोटे छोटे डिसीजंस का है जो हर दिन लिए गए थे। यही वो जगह है जहां मॉडर्न इकोनॉमी पुराने रूल्स को बदल चुकी है। आज वेल्थ सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं बनती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से बनती है। कुछ साल पहले तक स्टेबल जॉब को फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि कई जॉब्स खत्म हो रही हैं और नई जॉब्स पैदा हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल कंपटीशन ने पूरे एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को बदल दिया है। इसका मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब तैयार होना है। याद रखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ा एसेट आपकी डिग्री नहीं, बल्कि आपकी एबिलिटी टू लर्न है। अगर आप नई स्किल्स जल्दी सीख सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, तो आप किसी भी इकोनॉमी में वैल्यूएबल बने रहेंगे। सच यही है, इनकम बढ़ाने का सबसे तेज तरीका हमेशा ज्यादा घंटे काम करना नहीं होता। कई बार सही स्किल सीखना ज्यादा पावरफुल होता है। कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें कोई इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकता। अगर आपकी स्किल किसी बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सकती है या किसी व्यक्ति की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग जॉब ढूंढते हैं, जबकि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग ऐसी स्किल्स बनाते हैं जिनकी हमेशा डिमांड रहे। लेकिन सिर्फ इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं है। अगर इनकम बढ़ने के साथ स्पेंडिंग भी उसी स्पीड से बढ़ जाए, तो वेल्थ कभी नहीं बनेगी। इसलिए पहला प्रैक्टिकल रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी
जैसे ही इनकम आए, सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग रखिए, उसके बाद एक्सपेंसेस कीजिए। ज्यादातर लोग पहले बिल्स भरते हैं, शॉपिंग करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। रिजल्ट यह होता है कि महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। वेल्थ बिल्ड करने वाले लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले इन्वेस्टिंग करते हैं, फिर बाकी पैसे से अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं। यही छोटी सी आदत कई वर्षों में बहुत बड़ा डिफरेंस बना देती है। अब एसेट्स की बात करते हैं। एसेट वह है जो समय के साथ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत करे। यह किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई प्रोडक्टिव बिजनेस हो सकता है, रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है या ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है जो लगातार रॉयल्टी जनरेट करे। दूसरी तरफ लायबिलिटी वह है जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती रहे। कई लोग महंगी कार खरीदकर खुद को रिच महसूस करते हैं, लेकिन अगर वही कार हर महीने मेंटेनेंस, फ्यूल और ईएमआई के रूप में पैसा खा रही है तो वह वेल्थ नहीं बना रही। याद रखिए, वेल्थ दिखने वाली चीजों से नहीं, कैश फ्लो पैदा करने वाली चीजों से बनती है। एक और जरूरी बात है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड है तो रिस्क बहुत ज्यादा है। मॉडर्न इकोनॉमी में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई ऑनलाइन कोर्स बनाता है, कोई डिविडेंड इन्वेस्टिंग करता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है और कोई साइड बिजनेस शुरू करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक साथ 10 काम करने हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे अपनी इनकम के नए सोर्सेज बनाइए ताकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड न रहे। सच यही है, टेक्नोलॉजी आज सबसे बड़ा इक्वलाइजर बन चुकी है। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी कैपिटल चाहिए होती थी। आज एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और वैल्यूएबल स्किल के साथ दुनिया के किसी भी कोने से काम किया जा सकता है। एक कंटेंट क्रिएटर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, एक डिजाइनर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है, एक टीचर ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकता है, एक प्रोग्रामर रिमोट कंपनीज के लिए काम कर सकता है। मॉडर्न इकोनॉमी में सबसे बड़ी करेंसी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अटेंशन, नॉलेज और ट्रस्ट भी बन चुके हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को बिल्ड कर लेता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रहती। लेकिन यहां एक वार्निंग भी जरूरी है। जल्दी अमीर बनने की चाह आज पहले से ज्यादा लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर लोग सोचते हैं कि वेल्थ ओवरनाइट बन सकती है। फिर वे रिस्की स्कीम्स, फेक इन्वेस्टमेंट्स और बिना समझे ट्रेडिंग में पैसा लगा देते हैं। याद रखिए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी बिना मेहनत के बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न देने का वादा कर रही है तो वहां सबसे पहले सवाल पूछिए, लालच नहीं। सस्टेनेबल वेल्थ हमेशा टाइम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से बनती है। शॉर्टकट कई बार आपको मंजिल से और दूर ले जाते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। सक्सेसफुल लोग इनकम मिलने पर सबसे पहले खुद से पूछते हैं, मैं इस पैसे का कितना हिस्सा फ्यूचर के लिए काम पर लगा सकता हूं? एवरेज लोग पूछते हैं, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं? यही एक सवाल 2 अलग अलग फाइनेंशियल फ्यूचर्स बना देता है। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पहले अपने फ्यूचर को मजबूत कीजिए, फिर लाइफस्टाइल को अपग्रेड कीजिए। जब एसेट्स इनकम जनरेट करने लगते हैं, तब लग्जरी भी गिल्ट के बिना एंजॉय की जा सकती है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। यह रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, हर साल नई स्किल सीखना, हर फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखना और हर अपॉर्चुनिटी को लॉजिक से इवैल्यूएट करना, यही आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। आपको हर ट्रेंड पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लगातार सही डायरेक्शन में चलते रहना है। दुनिया बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, मार्केट्स ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन वैल्यू क्रिएशन, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के प्रिंसिपल्स कभी पुराने नहीं होंगे। सच यही है, मॉडर्न इकोनॉमी में वेल्थ उन्हीं लोगों के पास जाती है जो चेंज से डरते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, जो लर्निंग को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जो कंजम्पशन से पहले क्रिएशन पर फोकस करते हैं, जो दूसरों की सक्सेस देखकर जलते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी किसी गवर्नमेंट, कंपनी या इकोनॉमी पर नहीं छोड़ते, बल्कि खुद उठाते हैं। अब बस एक आखिरी सवाल बचता है। अगर आपने मनी का मीनिंग समझ लिया, वेल्थ क्रिएशन का साइंस जान लिया, इकोनॉमी के रूल्स पहचान लिए,
अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल करना सीख लिया और मॉडर्न वेल्थ बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स भी समझ लिए, तो अब आगे क्या? अब समय है इन सभी पीसेस को जोड़कर अपनी फाइनेंशियल लाइफ की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लेने का। यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है। चैप्टर 7, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। अब एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद करके अपने फ्यूचर की कल्पना कीजिए। सुबह अलार्म बजता है, लेकिन आपको किसी ऐसी जॉब का डर नहीं है जिसे आप सिर्फ बिल्स भरने के लिए कर रहे हैं। बैंक बैलेंस देखकर एंग्जाइटी नहीं होती। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तब भी आपकी दुनिया नहीं हिलती। आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की जिंदगी है या आपकी भी हो सकती है? सच यही है, फाइनेंशियल फ्यूचर पहले से लिखा हुआ नहीं होता, उसे हर दिन लिए गए डिसीजंस लिखते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। कुछ लोग परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी परिस्थितियां खुद बनाना शुरू कर देते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने एक एक करके कई भ्रम तोड़े। हमने समझा कि मनी सिर्फ कागज नहीं, ट्रस्ट है। हमने देखा कि मेहनत जरूरी है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमने जाना कि वेल्थ सेविंग से नहीं, एसेट्स और प्रोडक्टिविटी से बनती है। हमने इकोनॉमी के रूल्स समझे, ह्यूमन साइकोलॉजी की ताकत देखी और मॉडर्न वर्ल्ड में वेल्थ बिल्ड करने के प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स भी समझे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल नॉलेज का नहीं, एक्शन का है। क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है, सबसे महंगी चीज है वह इंफॉर्मेशन जिस पर कभी एक्शन नहीं लिया गया। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, यह हजारों छोटे डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट होती है। आज आपने एक अनावश्यक एक्सपेंस रोका, अगले महीने एक स्किल सीखना शुरू किया, हर महीने कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट किया। इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। हर साल खुद को पहले से ज्यादा वैल्यूएबल बनाया। बाहर से यह सब बहुत छोटे कदम लगेंगे, लेकिन 10 साल बाद यही कदम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। यही कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत है। लोग अक्सर बड़े रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी छोटी डेली हैबिट्स को नहीं देखते। सच यही है, दुनिया आपको हमेशा कंज्यूम करना सिखाएगी। हर दिन एडवर्टाइजमेंट आपको बताएंगे कि खुशी खरीदने से मिलती है। सोशल मीडिया आपको दिखाएगा कि सक्सेस महंगी कार, लग्जरी वॉच और फैंसी लाइफस्टाइल का नाम है। लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि रियल वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती। वह आपके इन्वेस्टमेंट्स में होती है, आपकी स्किल्स में होती है, आपकी डिसिप्लिन में होती है और उस फ्रीडम में होती है जिसके कारण आपको हर डिसीजन सिर्फ पैसों के डर से नहीं लेना पड़ता। यही वो जगह है जहां एवरेज थिंकिंग और वेल्थ थिंकिंग पूरी तरह अलग हो जाती है। अब एक सिचुएशन सोचिए, 2 दोस्तों को सैलरी इंक्रीज मिलती है। पहला दोस्त तुरंत नई कार की ईएमआई शुरू कर देता है, दूसरा दोस्त उसी एक्स्ट्रा इनकम का बड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। शुरुआत में दोनों की लाइफ लगभग समान दिखाई देती है। 5 साल बाद पहला दोस्त अभी भी ईएमआई चुका रहा है, जबकि दूसरे दोस्त के इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए इनकम जनरेट करने लगे हैं। 10 साल बाद पहला व्यक्ति अभी भी टाइम बेचकर मनी कमा रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति मनी को अपने लिए काम पर लगा चुका है। फर्क यहीं पैदा होता है। वेल्थ तब बनती है जब एक समय के बाद आपका पैसा आपकी मेहनत से ज्यादा मेहनत करने लगे। लेकिन यहां एक और जरूरी बात है, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ रिच बनना नहीं है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल बनना भी है। पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार, आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, बेहतर हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं और मुश्किल समय में अपने प्रिय लोगों का साथ दे सकते हैं। इसलिए वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ पर्सनल गोल नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है पूरी जिंदगी बिना फाइनेंशियल नॉलेज के जीना। इन्फ्लेशन आपका इंतजार नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं रुकेगी, इकोनॉमी अपने रूल्स नहीं बदलेगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और आप पीछे छूटते जाएंगे। इसलिए लर्निंग को कभी मत रोकिए। हर साल एक नई स्किल सीखिए, हर महीने एक अच्छी फाइनेंशियल बुक पढ़िए, हर हफ्ते अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कीजिए। छोटे इंप्रूवमेंट्स ही लॉन्ग टर्म मास्टरी बनाते हैं।
सच यही है, फेलियर भी इस जर्नी का हिस्सा होगा। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म न करे, हो सकता है कोई बिजनेस आइडिया फेल हो जाए, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस गलत साबित हों, लेकिन याद रखिए, फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे हर गलती से सीखते हैं, जल्दी रिकवर करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप लर्निंग बंद नहीं करते तो आपकी हर गलती भविष्य की सक्सेस की फाउंडेशन बन सकती है। आज से एक नया रूल अपने जीवन में लिखिए। हर बार जब पैसा आपके हाथ में आए, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं इसका कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? दूसरा, क्या यह डिसीजन इमोशन से लिया जा रहा है या लॉजिक से? और तीसरा, क्या यह चॉइस मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगी या उससे दूर? अगर आप सिर्फ इन 3 सवालों को अपनी आदत बना लें तो आने वाले वर्षों में आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकती है। यही छोटे सवाल बड़े रिजल्ट्स पैदा करते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी यह शिकायत करते रहते हैं कि इकोनॉमी खराब है, जॉब्स कम हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा है और लक उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग उसी दुनिया में स्किल्स सीखते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, एसेट्स बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल देते हैं। दोनों एक ही इकोनॉमी में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है और अंत में हमेशा सोच ही रिजल्ट बन जाती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस किताब को सिर्फ एक और फाइनेंशियल बुक की तरह बंद कर सकते हैं या इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। याद रखिए, मनी आपका मास्टर भी बन सकता है और आपका सर्वेंट भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे समझते हैं या नहीं। वेल्थ कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है और न ही सिर्फ लकी लोगों का अधिकार है। वेल्थ उन लोगों का रिवॉर्ड है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, लगातार सीखते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। सच यही है, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत कल से नहीं, अगले महीने से नहीं, अगले साल से नहीं, बल्कि इसी पल से होती है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, पहला कदम उठाइए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज अपने पैसों पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं।